कमाऊ देवर पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना। कार्तिक अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करता था। उसका ट्रांसफ़र मुंबई से दुबई हो गया। वो दुबई नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वो दुबई चला गया। वहाँ पर वो अच्छा खासा कमा रहा था और अपनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो अपने भैया भाभी को भेज देता। कार्तिक के दुबई जाने के बाद घर की हालत बहुत अच्छी हो गई थी। अब आसपास के लोग उसे कमाऊ देवर कहने लगे थे। हर किसी की जुबान पर कार्तिक का ही नाम था। अब ये सब विक्रम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कार्तिक को लेकर विक्रम और अनुपमा के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे और कार्तिक वहाँ दुबई में अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और मेहनती था, इसीलिए दुबई में सब उसकी तारीफ करते। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। एक दिन कार्तिक को एचआर का मेल आया। बधाई हो कार्तिक, हम चाहते हैं कि आप 3 साल के लिए हमारी सिंगापुर ब्रांच संभालें। पैकेज डबल सैलरी। कार्तिक मेल देखकर हिल गया। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन सिंगापुर का मतलब था और ज़्यादा दूरी और लंबे सालों तक भारत ना आ पाना। उधर घर में रिश्ते पहले ही नाजुक थे। भैया परेशान, भाभी तनाव में, घर उसकी कमाई पर निर्भर और परिवार उसके बिना टूटने की कगार पर। उस रात कार्तिक पूरी रात छत पर बैठा रहा। हवा तेज थी, पर उसके मन का तूफान उससे कहीं ज़्यादा तेज। वो बार बार एक ही बात सोचता, क्या मैं और दूर चला जाऊं? क्या मेरा जाना मेरे घर को और अकेला कर देगा? एक बात तो साफ थी, ये फैसला सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि रिश्तों का था और आने वाला समय इस घर की दिशा बदलने वाला था। दुबई की गर्म हवा उस रात कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही थी। कार्तिक स्टार वाले आसमान को देखता रहा। सिंगापुर का ऑफर उसके फ़ोन की स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन दिल वो तो मुंबई के छोटे से अपार्टमेंट में अटका हुआ था। उधर मुंबई में घर में सामान्य शाम थी, लेकिन माहौल फिर भी शांत नहीं था। अनुपमा रसोई में चाय बना रही थी। विक्रम बालकनी में बैठे थे, पर दोनों के मन एक ही सवाल में उलझे थे। क्या कार्तिक सच में खुश है? क्या वो बहुत दूर चला गया है? कार्तिक ने फ़ोन किया। अनुपमा ने कॉल उठाया। भाभी, समय है? अनुपमा मुस्कुराकर बोली, तेरे लिए तो समय ही समय है बेटा। बोल, क्या हुआ? कार्तिक ने गहरी सांस ली। भाभी, एक बात बतानी है, पर पहले वादा करो घबराओगी नहीं। अनुपमा तुरंत सचेत हो गई। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, पर कंपनी ने मुझे एक और ऑफ़र दिया है। सिंगापुर की ब्रांच में 3 साल के लिए पोस्टिंग, सैलरी भी डबल। बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी हो गई। अनुपमा कुछ पल तक चुप रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी तरक्की है। लेकिन उनकी आवाज़ में खुशी की जगह एक गहरी कसक थी। कार्तिक समझ गया। वो तुरंत बोला, भाभी, अगर आप लोग कहें तो मैं मना कर दूंगा। मुझे आपकी और भैया की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ ही रहूँ तो? अनुपमा ने बात काट दी। नहीं कार्तिक, तू ऐसा मत सोच। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तू जहाँ जाएगा वहीं चमकेगा। पर उनके शब्दों के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था, जिसे कार्तिक जैसे दिलवाले ने बहुत साफ महसूस कर लिया। शाम को जब अनुपमा ने विक्रम को ये बात बताई, विक्रम कुछ देर शांत रहा। ओह, सिंगापुर। उसने हल्की मुस्कान दी, पर उसके गले में कुछ अटका था। अनुपमा ने पूछा, क्या सोच रहे हो आप? विक्रम ने कटु हंसी दी। सोच रहा हूँ, मेरा छोटा भाई अब आसमान में उड़ने लगा है और मैं यहीं एक ही नौकरी में अटका हूँ। अनुपमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको उससे तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसे खड़ा किया है, आप उसके कारण नहीं। वो आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचा है। विक्रम की आंखें नम हो गई। वो बोला, मैं खुश हूँ, उसके लिए बहुत खुश, पर डर भी लगता है अनुपमा। कहीं वो इतना आगे ना निकल जाए कि हम पीछे छूट जाएं। ये वही दर्द था जो कमाने वालों से अधिक घर पर रहने वालों को लगता है। दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं बढ़ती,
रिश्तों में भी बढ़ने लगती है। अगले दिन आकस्मिक रूप से विक्रम की बड़ी बहन राधिका दीदी घर आई। उन्हें भी कार्तिक के सिंगापुर ऑफर के बारे में पता चल चुका था। राधिका हमेशा थोड़ा कड़वी जुबान वाली और तीखे विचार वाली थी। ड्राइंग रूम में बैठते ही बोली, वाह तुम्हारा देवर तो विदेशों में घूम रहा है और तुम लोग बस यहीं उसी के भरोसे बैठे हो। अनुपमा को ये बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने सहन किया। दीदी आगे बोली, आज सिंगापुर जाएगा, कल किसी और देश। धीरे धीरे तुम्हारा घर बस उसके पैसों से चलेगा, रिश्तों से नहीं। विक्रम के चेहरे की शांति एकदम से टूट गई। दीदी ऐसा मत कहिए, विक्रम ने धीरे से कहा। लेकिन राधिका हंस पड़ी, क्यों ना कहूँ। आज तुम लोग तमीज से बोल रहे हो, पर सच ये है कि कार्तिक की कमाई से तुम दोनों की हैसियत बनी हुई है। अनुपमा का दिल चीर गया। उन्होंने कहा, दीदी इस घर को हमने भी संभाला है और कार्तिक हमारे बच्चे जैसा है। वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। दीदी बीच में बोल पड़ी, अरे ये बातें आज सुनने को मिलती हैं, कल को वही कमाऊ देवर अपने पैसे के दम पर तुम्हारी हर बात में टांग अड़ाएगा और तुम लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी। विक्रम के मन में छुपा हुआ डर अब और बढ़ गया। उसे दीदी की बातें गलत नहीं लगी। उसे लगा, क्या सचमुच मैं अपने ही घर में दूसरे नंबर पर आ रहा हूँ? क्या वो पिता, पति और बड़ा भाई जो कभी घर का स्तंभ था, अब सिर्फ एक जरूरत बनकर रह गया है? उस रात विक्रम और अनुपमा के बीच पहली बार बहुत बड़ा विवाद हुआ। अनुपमा रसोई साफ कर रही थी कि विक्रम तेज आवाज में बोला, सच बताओ अनुपमा, क्या तुम चाहती हो कि कार्तिक सिंगापुर चला जाए? अनुपमा चौंक गई। मैं चाहती हूँ वो तरक्की करे, लेकिन क्या? विक्रम चीख पड़ा। क्या तुम चाहती हो कि हमारी जिंदगी उसके पैसों पर घूमती रहे? हम वही करें जो वो भेजे और बताए। अनुपमा की आंखें भर आई। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने कब कहा कि कहने की जरूरत नहीं? विक्रम की आवाज टूटी। छोटा भाई अब हमसे ऊपर हो गया है, हम सब उसी पर निर्भर हैं। अनुपमा रोते हुए बोली, क्या पैसा रिश्ता तोड़ देता है विक्रम? विक्रम भी भावुक होकर बोला, नहीं, पर पैसे से पैदा हुई तुलना दिल को तोड़ देती है। ये सुनते ही अनुपमा एकदम चुप हो गई। वो समझ गई, विक्रम सिर्फ परेशान नहीं था, वो टूट रहा था। उसी समय परदेश में कार्तिक लगातार घर की बातें सोच रहा था। सिंगापुर का ऑफर उसके सामने था, पर उसने अभी तक जवाब नहीं दिया था। वो बालकनी में खड़ा सोच रहा था, क्या मैं घर छोड़ दूं? क्या मेरे जाने से भैया और भाभी और दूर हो जाएंगे? क्या मेरी उपस्थिति ही उनके बीच तुलना पैदा कर रही है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से मेरे घर में तनाव आए। वो रोते रोते बैठ गया। परदेश की रातें जितनी चमकदार होती हैं, उतनी ही अकेली भी होती हैं, और आज वो अकेलापन आरव को अंदर तक चुभ गया। सुबह कार्तिक ने डिटेल में एक मेल लिखा, सर मुझे सिंगापुर पोस्टिंग के बारे में फैसला करने के लिए समय चाहिए। पारिवारिक कारण है, लेकिन ये फैसला आने वाले दिनों में घर के हर सदस्य की जिंदगी बदल देगा, क्योंकि अब अनुपमा का डर और बढ़ जाएगा, विक्रम का आत्मसम्मान और हिल जाएगा, और कार्तिक, उसकी तन्हाई और गहरी हो जाएगी। मुंबई में उस दिन सुबह की हवा अजीब भारी थी। शांति अपार्टमेंट में अक्सर सुबह सुबह बच्चों की आवाज़ें, दूध वाले की साइकिल की घंटी और पड़ोसियों की बातें सुनाई देती थी। लेकिन आज मल्होत्रा परिवार के घर के बाहर एक बुझा हुआ सन्नाटा था। कारण पिछली रात का झगड़ा। अनुपमा ने पूरी रात आंखों में बिताई। विक्रम भले ही सो गया हो, पर उसकी हर बात अनुपमा के दिल में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। हम सब कार्तिक पर निर्भर हैं। मैं इस घर में क्या हूँ, कोई मायने है? ये शब्द अनुपमा का दिल चीर गए थे। बात कार्तिक की नहीं थी, बात इस बात की थी कि अब घर में तुलना जरा जरा सी बात पर जहर की तरह फैलने लगी थी। सुबह जब विक्रम ऑफिस जाने लगा, उसने खुद ही अपने बैग को उठाया। अनुपमा ने कहा, मैं टिफिन दे देती हूँ। विक्रम ने बिना देखे कहा,
जरूरत नहीं, आज बाहर खा लूंगा। एक साधारण सी बात, लेकिन घाव बहुत गहरा। अनुपमा ने बस इतना कहा, आप नाराज हो क्या? विक्रम रुक गया एक क्षण के लिए, फिर बोला, नहीं, बस मन ठीक नहीं है। आजकल कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ये कहकर विक्रम बाहर चला गया। अनुपमा वहीं खड़ी रह गई, आंखें नम, दिल भारी और मन में एक ही बात, क्या हमारी खुशियों का आधार कार्तिक बन गया है और उसी कारण हमारा घर टूट रहा है? दुबई में कार्तिक काम पर था, पर ध्यान कहीं और ही था। मीटिंग में नाम पुकारा गया, पर उसने कुछ सुना ही नहीं। उसका सहकर्मी बोला, कार्तिक तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा थका हूँ। पर सच्चाई ये थी, वो थका नहीं था, बल्कि अंदर से टूट रहा था। रात को उसने भाभी को मैसेज किया, सब ठीक है ना? कुछ समय बाद जवाब आया, हाँ सब ठीक है। पर यह ठीक शब्द इतना भारी था कि कार्तिक समझ गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। शाम को जब विक्रम ऑफिस से आया, उसके साथ उसकी बड़ी बहन राधिका भी आ गई। राधिका ने घर में कदम रखते ही कहा, कैसी हो भाभी जी? सुना है देवर जी अब सिंगापुर की उड़ान भी भरने लगेंगे। अनुपमा ने हल्की मुस्कान दी, हाँ दीदी, कंपनी ने ऑफर दिया है, पर अभी फैसला नहीं लिया। क्यों? फैसला कौन करेगा, तुम लोग या कार्तिक खुद? अनुपमा ने धीरे से कहा, तय उसे ही करना होगा। दीदी सोफे पर बैठते हुए बोली, भाभी ज्यादा खुश मत हो, ऐसे कमाऊ देवरों से घर टूटते भी हैं, क्योंकि एक दिन लोग समझने लगते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। विक्रम सर झुकाए सुन रहा था, एक एक शब्द उसकी छाती में उतर रहा था। अनुपमा ने बोलने की कोशिश की, दीदी कार्तिक वैसा नहीं है। दीदी फिर बीच में बोली, अरे मैं जानती हूँ, आज कहोगी वो देवता है, पर कल को अगर उसने कहा कि घर ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, तब क्या करोगी? अनुपमा का धैर्य टूट गया, आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दीदी कार्तिक हमारे लिए बेटा है, उसकी कमाई से अगर घर चलता है तो इसमें क्या गलत है? उसने कभी कोई हक नहीं जताया। राधिका हंस पड़ी, अभी नहीं जताया, पर जब आदमी पैसे से ऊपर जाता है तो रिश्ते नीचे आने लगते हैं। और खास बात ये सब विक्रम के सामने हो रहा था। उसके अंदर जो कमजोरी थी वो शब्दों के रूप में और तीखी हो गई। वो दर्द में उठा और बोला, दीदी सही कह रही हैं, जब से कार्तिक परदेस गया है सब बदल गया है। मैं इस घर में किसी लायक नहीं रहा। अनुपमा कांप गई, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इस घर की जान है, जान। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। जान तो वो है जो पैसा भेज रहा है, जिसके पैसे से ये घर, ये सुख, ये सुविधाएं चल रही हैं। अनुपमा चिल्ला पड़ी, पैसा सिर्फ सहारा है विक्रम, रिश्ता नहीं। विक्रम गुस्से से कांपते हुए बोला, लेकिन लोग यही देखते हैं कि घर किसके पैसों से चल रहा है। और सच कहूँ तो मुझे भी अब लगता है कि मैं तुम दोनों की जिंदगी में सिर्फ एक आदत हूँ, जरूरत नहीं। ये कहते ही विक्रम बाहर चला गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा घर हिल गया। अनुपमा जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारा घर क्यों बिखर रहा है? राधिका खड़ी हुई, थोड़ा असहज हुई और बोली, मैं कल फिर आऊंगी, और चली गई। रात को जब अनुपमा ने सारी बात विस्तार से मैसेज में लिख भेजी, कार्तिक ने पढ़ते पढ़ते फोन हाथ से गिरा दिया। उसका दिल बैठ गया, आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। वो खुद से ही बोल उठा, मेरी वजह से भैया ऐसा महसूस कर रहे हैं, मेरी वजह से घर में झगड़ा हो रहा है। हे भगवान, मैंने क्या किया? उसने तुरंत कॉल किया। भाभी ने उठाया, पलकों में आंसू भरे थे। भाभी, आपने क्यों नहीं बताया? मैं तुरंत आता हूँ, अभी की फ्लाइट पकड़ लूँगा। अनुपमा बोली, नहीं कार्तिक, तू मत आ, हम संभाल लेंगे। नहीं भाभी, अगर भैया को लगता है कि मैं उनकी जगह ले रहा हूँ, तो मैं कमा कर क्या कर रहा हूँ? अनुपमा भी रो पड़ी, बेटा घर टूट रहा है और हम तीनों बस टूटते जा रहे हैं। दोनों देर तक रोते रहे, एक दुबई में, एक मुंबई में। मुंबई में रात गहरी थी, लेकिन मल्होत्रा परिवार के घर में उजाला कहीं नहीं था। विक्रम बाहर चला गया था। अनुपमा रोते रोते थक चुकी थी और कार्तिक दुबई में अकेले बैठे
अपने माथे पर हाथ रखे सिसक रहा था। तीनों एक ही दर्द में टूट रहे थे, रिश्तों की दूरी। रात के 3 बजे कार्तिक ने अचानक अपना लैपटॉप खोला। आंखों में आंसू थे पर मन में एक पक्का निर्णय। उसने कंपनी के वीपी को संदेश भेजा, सर मैं सिंगापुर पोस्टिंग स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कुछ महीनों के लिए भारत लौटना है। कृपया मुझे बिना वेतन की छुट्टी दें। कुछ देर बाद वीपी का जवाब आया, क्या तुम श्योर हो कार्तिक? ये एक बड़ा अवसर है। कार्तिक ने तुरंत टाइप किया, सर मौके बार बार आते हैं, परिवार नहीं। संदेश भेजते ही उसने अपना टिकट बुक कर लिया। अगली ही फ्लाइट से मुंबई। उधर मुंबई में रात भर भटकने के बाद सुबह विक्रम घर लौटा तो आंखें लाल थी। चाहे शराब के कारण हो या आंसुओं के, पता नहीं। अनुपमा ने उसे देखा, वो धीरे से बोली, कहाँ चले गए थे? विक्रम फर्श को देखते हुए बोला, कहीं नहीं, बस खुद से दूर हो आया था। अनुपमा ने उसके पास जाकर कहा, आप अकेले क्यों सब सह रहे हो? आप कुछ भी कह लो, आपके बिना ये घर अधूरा है। विक्रम ने पहली बार आंखें उठाकर उन्हें देखा। अनुपमा, मैं हार गया हूँ, सबसे नहीं अपने आप से। मैं सोचता था मैं घर का आधार हूँ, पर अब लगता है कि घर मेरी वजह से नहीं, कार्तिक की वजह से टिक रहा है। अनुपमा ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं विक्रम, घर प्यार से चलता है, पैसों से नहीं, और वो प्यार आपने दिया है। कार्तिक ने ही समझाया मुझे और आपने सिखाया है। विक्रम की आंखें भर आई, लेकिन उससे बड़ी बात आने वाली थी। दरवाजे की घंटी, कार्तिक का आना, टिंग टोंग। सुबह के 7 बज रहे थे। अनुपमा ने दरवाजा खोला और उनके सामने था कार्तिक, थका हुआ, बिखरे बाल, आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर बस दर्द। वो मुंबई पहुंच चुका था। दोनों चौंक गए। अनुपमा चीख पड़ी, कार्तिक तू यहाँ कैसे? कार्तिक झट से उनके पैरों पर गिर गया और रोते हुए बोला, भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से घर टूट रहा है। मैं कमा क्या रहा हूँ अगर मेरा भैया ही दुखी है? अनुपमा भी उसके साथ रो पड़ी, पगले तू हमारे घर की उम्मीद है, तूने कुछ गलत नहीं किया। विक्रम भी दरवाजे पर आ गया। कार्तिक ने उसे देखते ही दोनों हाथ जोड़ दिए, भैया मैं आपकी वजह से खड़ा हूँ। मैंने जो भी किया घर के लिए किया। मैं तो एक छोटा भाई हूँ, आपके बिना मेरी कोई पहचान नहीं। विक्रम के कदम लड़खड़ा गए। वो दौड़ कर आया और कार्तिक को सीने से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। मुझे लगा तू मुझसे दूर हो गया। विक्रम की आवाज़ टूट रही थी। मैं कहीं नहीं जा रहा भैया, कार्तिक ने कहा। मैंने सिंगापुर का ऑफर ठुकरा दिया। मैं छुट्टी लेकर आ गया हूँ। जब तक आप दोनों ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अनुपमा ये सुनकर थक कर पास की कुर्सी पर बैठ गई। अरे पगले, तू अपनी जिंदगी क्यों रोक रहा है? कार्तिक उनके पैरों के पास बैठ गया। भाभी जिंदगी तो आपके साथ है, कैरियर तो फिर बन जाएगा। विक्रम ने सिर उठाया, नहीं कार्तिक तू ऐसा नहीं करेगा। तू आगे बढ़ेगा, मैंने ही गलत सोचा, तूने कुछ गलत नहीं किया। कार्तिक ने हाथ जोड़कर कहा, भैया अगर आप दुखी हो तो मेरी कमाई मेरे किस काम की? तीनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। काफी देर बाद विक्रम ने धीरे से कहा, कार्तिक मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करता, मुझे तुम पर गर्व है। बस कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं रह गया। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, भैया बराबरी पैसों से नहीं होती। आप मेरे लिए पिता जैसे हो। मैं जितना भी कमा लूं, मैं आपके एक एहसान का कर्ज भी नहीं उतार सकता। ये सुनते ही विक्रम रो पड़ा। अनुपमा ने सिर पर हाथ रखा, तुम दोनों ही इस घर का आधार हो। मैंने गलती की जो बार बार कार्तिक का नाम लेती रही। ये स्वीकारोक्ति घर की हवा बदलने लगी। उस रात तीनों एक साथ बैठे। कार्तिक बोला, आज से घर का हर खर्च तीनों मिलकर तय करेंगे। ना मेरी कमाई ऊपर ना भैया की कमाई कम। हम तीनों की कमाई परिवार की कमाई होगी। विक्रम ने कहा, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं दोबारा खुद को कम नहीं समझूंगा। आगे अनुपमा ने कहा, मैं कभी तुलना नहीं करूंगी। तीनों ने हाथ एक दूसरे पर रख दिए। यही रिश्ता है जहाँ ना बड़ा ना छोटा, सब बराबर हैं। कार्तिक ने तय किया
कि वो कुछ महीने भारत में रहेगा। घर की मरम्मत कराई, विक्रम की नौकरी के लिए नए कोर्स में दाखिला करवाया। भाभी को छोटी सी बुटीक खोलने का प्लान दिया। बच्चों की पढ़ाई में मदद की। अब घर में पैसे ही नहीं, प्यार की रौनक थी। विक्रम सुकून से हंसने लगा। अनुपमा का चेहरा खिलने लगा और कार्तिक, वो फिर से वही मुस्कुराता हुआ सबका प्यारा, सबका सहारा बन गया। दुबई से कार्तिक को आए लगभग 4 महीने हो चुके थे। इन 4 महीनों में कार्तिक ने मुंबई ट्रांसफ़र करवा लिया था और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगा। कार्तिक बहुत ही होनहार लड़का था। उसके ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि कंपनी वाले उसके जैसे होनहार लड़के को खोना नहीं चाहते थे। घर में अब सभी लोग बहुत खुश थे। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। खामोशियाँ कम थी पर मुस्कुराहटें ज़्यादा थी। विक्रम की नौकरी भी अब स्थिर थी। अनुपमा अपने बुटीक में व्यस्त रहती थी और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। सब कुछ उस दिशा में जा रहा था जहाँ एक घर को होना चाहिए, संभला हुआ, मुस्कुराता हुआ। पर शायद कोई खुशी अब भी बाकी थी, और वो थी कार्तिक की शादी। उसकी उम्र भी हो चुकी थी और उसने जिम्मेदारियां भी निभा ली थी। अब अगला कदम बस यही था। एक शाम सब लोग चाय पी रहे थे। कार्तिक ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग खत्म कर सोफे पर बैठा ही था कि अनुपमा ने हल्के अंदाज में कहा, कार्तिक एक बात बोलूं? हाँ भाभी बोलो। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू अब बड़ा हो गया है, शादी के बारे में कुछ सोचा है? कार्तिक चौंक गया लेकिन हल्की हंसी के साथ बोला, अरे भाभी अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ करना है। विक्रम ने मजाक में कहा, हमारा भाई तो दुबई और इंडिया के बीच उड़ते हुए शादी कर लेगा शायद। और तीनों हंस पड़े। लेकिन अनुपमा के मन में ये बात पहली बार नहीं आई थी। उन्हें लगता था जिस बच्चे ने घर संभाला है अब उसकी जिंदगी भी संवरे। कुछ दिन बाद उन्होंने अकेले में विक्रम से कहा, सुनिए, अब कार्तिक की शादी करवा देनी चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ अनुपमा, सही कह रही हो तुम। अब वो हर तरह से तैयार है। उन्होंने तय किया, शादी की बात कार्तिक के सामने सीधे नहीं रखेंगे। पहले लड़की ढूंढेंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। और दोनों ने मिलकर समझदारी से, प्यार से कार्तिक का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी उठाई। कुछ ही हफ्तों में उनकी एक परिचित ने अपनी भतीजी का रिश्ता बताया। लड़की का नाम था रिया। एक सरल, शांत और बहुत ही दयालु स्वभाव वाली लड़की। ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और अपने परिवार को संभालने में माहिर थी। तस्वीर देखकर ही अनुपमा को लड़की पसंद आ गई। कुछ दिन बाद दोनों परिवारों ने मिलने का प्लान किया। एक रविवार की सुबह मल्होत्रा परिवार तैयार होकर रिया के घर पहुंचा। रिया हल्की गुलाबी सलवार कमीज में आई थी, चेहरा सादगी से भरा हुआ। अनुपमा उसे देखते ही अपने आप मुस्कुरा दी। कुछ देर सामान्य बातें हुई, घर, काम, परिवार, शौक। फिर रिया ने धीरे से पूछा, कार्तिक जी कहाँ हैं? क्या वो आज आने वाले थे? अनुपमा मुस्कुराकर बोली, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, लेकिन तस्वीर तो देखी होगी। रिया ने शर्माते हुए कहा, हाँ। उसकी आंखों में एक सच्ची चमक थी। बातचीत लगभग तय हो गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम बाकी था, कार्तिक की राय। शाम को जब घर लौटे, अनुपमा ने कार्तिक को बुलाया। कार्तिक, तू थोड़ा मेरे पास बैठ, हम लोगों ने आज किसी से मुलाकात की है। कार्तिक हंसकर बोला, किससे भाभी? कोई नया टेलर मिला बुटीक के लिए? नहीं, लड़की वाले। कार्तिक चौंक गया, मेरी शादी के लिए? अनुपमा ने धीरे से सिर हिलाया। विक्रम ने कहा, बहुत अच्छी लड़की है, साधारण सी, समझदार। तू चाहे तो कल मिलवा देंगे। कुछ पल के लिए कार्तिक एकदम चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, भैया भाभी मैं डरता हूँ। दोनों चौंक गए। क्यों? कार्तिक की आंखें नम हो गई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी से फिर घर में बोझ बढ़े या तुलना हो। मुझे डर है कहीं मेरी वजह से फिर आपको दुख ना मिले। विक्रम ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा। एक बात कान खोल कर सुन ले, तू बोझ नहीं, इस घर की शान है और अब से कोई तुलना नहीं होगी। अनुपमा ने कहा, शादी दो लोगों की नहीं होती कार्तिक, दो परिवारों की होती है।
और तू इतना अच्छा है कि जिसे भी मिलेगा उसे खुशियाँ ही मिलेंगी। कार्तिक की आंखें भर आई। ठीक है भाभी, अगर आप लोग खुश हैं तो मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ। अगले दिन कॉलोनी के पास वाले पार्क में रिया और कार्तिक की मुलाकात तय हुई। कार्तिक हल्के आसमानी रंग की शर्ट में और रिया पीले सलवार सूट में आई थी। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। पहले दोनों थोड़ी असहजता में थे, फिर धीरे धीरे बातें खुलने लगी। आप दुबई जाते हैं? रिया ने पूछा। हाँ, पर घर मेरा यही है, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। रिया बोली, आपका परिवार बहुत प्यारा लगा, खासकर आपकी भाभी। उनकी आंखों में आपके लिए बहुत प्यार दिखा। कार्तिक मुस्कुराया। वो मेरी माँ जैसी हैं। कुछ देर बाद रिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो अपने परिवार से दूर ना रहे। अगर आप हमेशा विदेश में रहेंगे तो शायद मुझे अकेलापन महसूस होगा। कार्तिक ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर बोला, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरे लिए परिवार सबसे बड़ा है। मैं करियर कहीं से भी बना सकता हूँ, पर घर घर सिर्फ एक बार मिलता है। रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, शायद आप वही इंसान है जिससे मैं शादी कर सकती हूँ। ये सुनकर कार्तिक के भीतर एक हल्की मुस्कान फूट पड़ी। दोनों परिवार राजी हो गए। मुहूर्त निकाला गया। अगले महीने सगाई और फिर शादी। घर में फिर से रौनक लौट आई। रसोई में तरह तरह की मिठाई, बुटीक में ग्राहकों की भीड़। विक्रम और बच्चे लाइटिंग चुनने में व्यस्त और कार्तिक थोड़ा शर्माया हुआ, थोड़ा खुश, थोड़ा भावुक था। अनुपमा ने कार्तिक को हल्दी लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तूने इस घर को संभाला है, अब रिया आएगी तो वो तुझे संभालेगी। कार्तिक मुस्कुरा गया, लेकिन उसकी आंखें भर आई। रिया गुलाबी लहंगे में आई थी और कार्तिक को देखकर हल्का सा शर्मा गई। दिलों के बीच जो दूरी थी वो आज खत्म हो गई। अंगूठी पहनाते वक्त कार्तिक ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। रिया ने भी फुसफुसा कर कहा, और मैं वादा करती हूँ कि इस घर को हमेशा अपना मानूंगी। अनुपमा ने देखा, उनकी आंखें खुद ब खुद नम हो गई। विक्रम के कंधे पर सिर रखकर बोली, हमारा कार्तिक बड़ा हो गया, शादी का दिन आ गया। पूरा शांति अपार्टमेंट लाइटों से जगमगा रहा था। सीढ़ियों पर रंगोली, दरवाजे पर फूल, रसोई में पकवान थे। जब बारात निकली तो कार्तिक घोड़ी पर था, सादा, सुंदर और हल्का सा शर्माया हुआ। विक्रम उसके पास खड़ा था। कार्तिक ने घोड़ी से जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, मैं आज भी वही छोटा सा कार्तिक हूँ जो आपकी उंगली पकड़कर चलता था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विक्रम की आंखें छलक पड़ी। उसने कहा, और मैं आज भी तेरे पीछे खड़ा हूँ। मंडप में रिया बैठी थी, लाल जोड़े में, चेहरे पर सादगी भरी चमक। जब कार्तिक मंडप में पहुंचा उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा। उसकी नजरें टिकी भाभी पर। अनुपमा ने उसे देखा और दोनों की आंखों में एक ही बात थी, शुक्र है सब ठीक है। फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, दूसरा, तीसरा। हर फेरे के साथ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच एक अटूट बंधन जुड़ रहा था। फेरे पूरे होने के बाद कार्तिक ने माता पिता की फोटो के सामने गहरा प्रणाम किया, फिर भैया भाभी के पैरों पर झुका। आप दोनों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। विक्रम और अनुपमा ने उसे गले लगाया। तू सिर्फ हमारा देवर नहीं, हमारा बेटा है। अनुपमा रिया को देखते हुए बोली, और मेरा घर अब सच में पूरा हो गया। रिया ने अनुपमा के पैर छुए। मैं भी आपका सहारा बनूंगी भाभी। आपका घर अब मेरा है, आप सब लोग मेरे हैं। अनुपमा की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। ये आंसू दुख के नहीं, तसल्ली के थे। रिया घर में आई। दिन बीतने लगे और घर का हर कोना जैसे फिर से संगीत गाने लगा। रिया सुबह चाय बनाती, बच्चों का होमवर्क करवाती, बुटीक में अनुपमा का हाथ बटाती। घर में किसी को लगा ही नहीं कि वो नई थी। कई बार वो विक्रम के लिए चाय बना देती और कहती, भैया आप मेरे बड़े भैया जैसे हैं, आपको मैं परेशान नहीं होने दूंगी। विक्रम की आंखें चमक जाती। अनुपमा जब कभी थक जाती, रिया उसका सिर दबा देती। भाभी आप आराम कर लीजिए, अब मैं हूं ना।
कार्तिक उसे देखकर मुस्कुराता। रिया तू मेरे ही नहीं, इस घर के दिल में भी बैठ गई है। और सबसे सुंदर बात, घर में फिर कभी पैसे तुलना, अकेलापन या किसी की कमी का जिक्र भी नहीं हुआ। और फिर एक दिन वो बड़ी खबर आई जिसने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। उस दिन सुबह रिया मंदिर से लौट कर आई। आज उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। डर, खुशी, हिचक और भावुकता सब एक साथ थी। अनुपमा ने देखते ही पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रिया ने होंठ काटे और धीरे से कहा, भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। अनुपमा ने पहले सुना नहीं, फिर अगले ही पल दोनों हाथों से रिया का चेहरा पकड़ लिया। सच में मेरी प्यारी देवरानी माँ बनने वाली है। अगले ही पल उनकी आंखों में आंसू भर आए। अनुपमा ने रिया को सीने से लगा लिया। हे भगवान, तूने हमारी बहन की गोद भर दी। विक्रम भागते हुए आया, क्या हुआ, किसकी आवाज थी? अनुपमा चिल्ला पड़ी, विक्रम तुम बड़े पापा और मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। विक्रम के कदम लड़खड़ा गए। सच में? रिया ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे रिया। हमारा घर तो अब सच में स्वर्ग बन गया। और जब कार्तिक को ऑफिस में ये खबर मिली, वो अपनी कुर्सी पर ही रुक गया। उसकी आंखें भर आई। उसने फोन उठाकर रिया को वीडियो कॉल किया। सच में? उसकी आवाज कांप रही थी। रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। कार्तिक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। रिया की प्रेगनेंसी घर का सबसे बड़ा उत्सव बन गई। अनुपमा तो मानो फिर से माँ बन गई थी। फल कटे हुए रखना, दवाइयों का टाइम, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, रिया की तबीयत, रात में उसकी नींद, सब कुछ ऐसे करती जैसे वो उनकी अपनी बेटी हो। रिया कई बार कहती, भाभी मैं खुद कर लूँगी, पर अनुपमा हंस देती, नहीं बेटा, अब तो सिर्फ बहू नहीं, हमारे घर में आने वाले बच्चे की माँ है। विक्रम काम से लौटते ही सीधे रिया के पास आते, उसके हाल चाल पूछते, डॉक्टर ने वॉक कहा था की है या नहीं? रिया भी मजाक में कह देती, हाँ भैया रिपोर्ट दे दूं, और दोनों खिलखिलाकर हंस देते। कार्तिक तो उसके पेट पर हाथ रखकर घंटों बात करता, मेरे बच्चे जल्दी आना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रिया उसे हल्के से धक्का देती, अरे बच्चे को डराओ मत। कार्तिक हंसता, डराऊंगा नहीं, उसे बताऊंगा कि उसके पापा कितना उससे प्यार करते हैं। रिया की आंखें नम हो जाती। सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा था, पर छठे महीने में एक रात रिया को बहुत तेज दर्द उठा। अनुपमा घबरा गई। विक्रम और कार्तिक दोनों उसे लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, पर स्ट्रेस और कमजोरी बढ़ गई है, अब बहुत ध्यान रखना होगा। कार्तिक के पसीने निकल गए। पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा। रिया ने जब उसे देखा तो बोली, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। कार्तिक की आंखें भर आई, तुम मेरी जान हो रिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं ठीक हूँ और हमारा बच्चा भी ठीक है। उस रात किसी ने करवट तक नहीं ली, और इसी डरावनी रात ने परिवार को और मजबूत कर दिया। समय चलता रहा, रिया का चेहरा और भी चमकने लगा, माँ बनने वाली चमक। अनुपमा उसके पेट से बात करती, मेरे बच्चे आ जाओ जल्दी। विक्रम मिठाई की दुकान में कहता, अच्छा सा पेड़ा देना बाबा, मुझे जल्दी ही खुशखबरी की तैयारी करनी है। कार्तिक ने अभी काम थोड़ा कम कर दिया था। हर सेकंड बस रिया को देखता रहता। और फिर एक रात लगभग 1 बजे रिया को दर्द शुरू हुआ। वो पहले तो खुद संभाल ली, पर फिर दर्द जोर से उठा। कार्तिक, उसकी आवाज़ कांप रही थी। कार्तिक दौड़ कर आया, क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे। उसकी आवाज़ सुनते ही विक्रम और अनुपमा भी जाग गए। चलो अस्पताल। विक्रम लगभग चिल्ला उठे। कुछ ही मिनटों में कार सड़क पर भाग रही थी। कार्तिक रिया का हाथ पकड़े हुए बोला, कुछ नहीं होगा। रिया दर्द से कराह रही थी। कार्तिक, मुझे डर लग रहा है। कार्तिक रो पड़ा, मुझे भी, पर मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी का समय हो चुका है। अनुपमा ने हाथ जोड़कर कहा,
भगवान मेरी छोटी बहन को सुरक्षित रखना। रिया अंदर चली गई। कार्तिक दरवाजे के बाहर खड़ा पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। विक्रम ने उसका कंधा थाम कर कहा, कार्तिक हिम्मत रख, तू पिता बनने वाला है। कार्तिक ने विक्रम के सीने से सिर लगा दिया। भैया मेरी जान अंदर है, अगर कुछ हुआ तो। विक्रम ने उसे चुप करा दिया। कुछ नहीं होगा, तू बस दुआ कर। 2 घंटे, फिर 3, फिर 4, हर मिनट जैसे 1 साल की तरह बीत रहा था। अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। कार्तिक की सांसें थम गई। अनुपमा चीख पड़ी, मेरे बच्चे की आवाज। डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो, आपके घर बेटा आया है। कार्तिक वहीं घुटनों पर गिर गया और फूट फूट कर रो पड़ा। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी दुनिया मुझे दे दी। अनुपमा और विक्रम भी रो रहे थे। कुछ मिनट बाद नर्स एक छोटा सा गुलाबी चेहरा लिए बाहर आई। नन्हे बच्चे को कार्तिक की बाहों में रखा गया। कार्तिक धीरे से फुसफुसाया, मेरे बेटे, मेरी जान, तू आ गया। रिया भी कुछ देर बाद बाहर लाई गई। कार्तिक उसके पास बैठकर बोला, धन्यवाद मेरे लिए दुनिया लाने के लिए। रिया मुस्कुराकर बोली, हमारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी नहीं। अगले दिन घर फूलों से सज गया। बच्चे का नाम रखा गया आर्यन। कार्तिक आर्यन को गोद में लेते हुए बार बार यही कहता, तेरे लिए मैंने सब कमाया, अब मेरे पास तू है, बस कुछ और नहीं चाहिए। विक्रम बोला, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका बेटा है। अनुपमा बोली, हमारा घर अब पूरा हो गया। और सच में जहाँ कभी तनाव था, जहाँ तुलना थी, जहाँ दूरी थी, आज वहाँ सिर्फ प्यार की रोशनी थी। शाम को कार्तिक बालकनी में खड़ा आर्यन को गोद में लिए आसमान देख रहा था। धीरे से बोला, भगवान तूने मुझे पैसा दिया, रिश्ते दिए, प्यार दिया, पर आज जो दिया है वो सबसे बड़ा उपहार है। रिया आई और सिर उसके कंधे पर रख दिया। कार्तिक मुस्कुराया, अब मेरी असली कमाई ये बच्चा है। रिया ने कहा, और तुम्हारी असली पहचान घर का दिल। कार्तिक ने उसकी ओर देखा, फिर अपने नन्हे बेटे को पहली बार महसूस किया। उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।